नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, हम पिछली क्लास तक हमने पढ़ा पत्र प्रारूप। पत्र प्रारूप में हमने सबसे पहले पढ़ा अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं और किसके द्वारा किसको भेजे जाते हैं, तो इनसे जुड़े हुए हमने लगभग 5 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया। अब देखिए, उसके बाद में इसी पत्र प्रारूप के अंतर्गत दूसरा पत्र आता है हमारा निविदा। निविदा क्या है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से यानी कि निविदा प्रपत्र तैयार किया जाता है। देखिए, निविदा एक तरीके से यानी कि ठेका होता है या टेंडर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडर। इसमें क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग या सरकारी कार्यालय के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए या सामान की आपूर्ति कराने के लिए ऐसे व्यक्ति को यानी कि टेंडर देते हैं जो उस कार्य को यानी कि संपन्न कर सके। और इस कार्य के लिए, इस कार्य को करवाने के लिए जो सरकारी विभाग है चाहे प्राइवेट विभाग अपने कार्यों को करवाने के लिए किसी ठेकेदार को टेंडर देने के लिए समाचार पत्रों में यानी कि ऐसी ही सूचनाएं प्रकाशित करवाते हैं, तो उसे हम यानी कि निविदा कहते हैं। तो देखिए, आइए निविदा क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, निविदा प्रपत्र सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान, यानी कि कोई सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी विभाग हो, एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान यानी कि कोई प्राइवेट प्रतिष्ठान, कोई प्राइवेट विभाग भी हो सकता है, अथवा कार्यालय द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने तथा सामान की आपूर्ति कराने के लिए उक्त कार्य यानी निर्माण कार्य या सामान की आपूर्ति, उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचना समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे हम यानी कि निविदा कहते हैं। फिर से देखिए, इस सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों अथवा कार्यालय द्वारा अपनी किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति कराने के लिए उक्त कार्य, जिसमें निर्माण कार्य भी है या सामान आपूर्ति भी कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे ही यानी कि निविदा कहा जाता है। यानी निविदा क्या है, किसे कहते हैं। इसमें कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी विभाग हो चाहे गैर सरकारी विभाग हो, अगर वो कुछ कार्य करवाना चाहता है या कुछ सामान की आपूर्ति करवाना चाहता है तो सबसे पहले यानी कि अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से यानी कि टेंडर की सूचना प्रेषित करवाते हैं। और फिर उसके बाद में जो टेंडर लेने वाले जो ठेकेदार होते हैं वो संबंधित विभाग में जाकर के और उस टेंडर से संबंधित सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो उसे ही हम यानी कि निविदा कहते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी होती है इसमें, दूसरे नंबर पे क्या है कि निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें जो निविदा प्रपत्र शुल्क होता है यानी कि जो निविदा का जो फॉर्म होता है उसका क्या शुल्क लिया जाना है, कितना लिया जाना है, तथा कितनी धरोहर राशि यानी कि उस ठेकेदार को यानी कि टेंडर लेने वाले को जमा करानी होती है। और जो प्रचार के जो भी मानदंड जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो यानी कि समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरी जो बात हमको ध्यान रखनी होती है वो क्या है कि निविदा शर्तों के अंत में दाईं ओर अधो हस्ताक्षर करता। जैसे हम निविदा प्रपत्र हमने लिख लिया, निविदा का पत्र हमने, निविदा की सूचना हमने लिख दी, तो उसके दाईं ओर यानी कि जो अधिकारी निविदा सूचना लिखने वाला है वो यानी कि नीचे अपने हस्ताक्षर करता है और पद यानी कि पद अपना पद लिख देते हैं। तो इसके लिए हम निविदा पत्र प्रारूप बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका यानी कि प्रोफार्मा देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हमको जमाना होता है। तो सबसे पहले यानी कि निविदा प्रपत्र का यानी कि निविदा पत्र का प्रारूप किस प्रकार से यानी कि इस पत्र को हमको लिखना होता है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले पत्र में, अर्ध सरकारी पत्र में हमने जिस प्रकार से यानी कि प्रोफार्मा हमने जमाया था, ठीक उसी से मिलता जुलता हुआ ही पत्र प्रोफार्मा इसके अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले वही हम राजस्थान सरकार डालेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा अगर कोई सूचना प्रेषित की जा रही है तो राजस्थान सरकार डाल देंगे।
और यदि भारत सरकार के द्वारा कोई सूचना प्रेषित की जा रही है तो भारत सरकार ऊपर डाल देते हैं, यानी कि सरकार का नाम। उसी प्रकार से दाहिनी ओर हम देखें यहाँ पर यानी कि कार्यालय का नाम डालते हैं, वह और उसका पता। जैसे हमने पिछले अर्ध सरकारी पत्र में भी इसी तरीके से हमने लिखा कि सबसे पहले यानी कि कार्यालय का नाम, वह उसका पता। फिर दूसरे स्टेप पर हमको यानी कि दिनांक दर्शानी होती है कि दिनांक, जिस दिनांक को वो पत्र लिखा जा रहा है, वो सूचना प्रेषित की जा रही है, उस दिनांक को हम उसमें डाल देते हैं। फिर तीसरे नंबर पर यानी कि पत्रांक संख्या आती है कि उसी प्रकार पिछले पत्र में हमने जिस प्रकार से पत्र संख्या दर्शाई है, पत्रांक संख्या हमने लिखी, उसी प्रकार से हमको इसमें भी लिखनी होगी। फिर इसके बाद में अगले लाइन में फिर हमको नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना होता है नीचे, यानी कि यहाँ पर कि हम क्या लिख रहे हैं, निविदा सूचना है कि या ज्ञापन है कि विज्ञप्ति है, क्या है, इस प्रकार से हमको यानी कि लिखना होता है। निविदा सूचना के बाद में फिर हमको नीचे लगभग 3 या 4 लाइनों में यानी कि विषय वस्तु का विवरण लिखना होता है। इस प्रकार से हमने अर्ध सरकारी पत्र में उस संबोधन चिन्ह के नीचे हमने विषय वस्तु संबंधित विवरण लिखा। उसी प्रकार से निविदा सूचना के नीचे हमको लगभग 3 लाइन या 4 लाइन के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित हमको यानी कि विवरण लिखना होता है। इस प्रकार से यानी कि विवरण लिखना होता है। लगभग 3 या 4 लाइन में ये सूचना लिखी जाती है। इसके बाद में देखिए कि एक सारणी बनती है जिसमें लगभग 6 कॉलम होते हैं। 6 कॉलम, इसमें यानी कि पहला कॉलम तो होता है यानी कि क्रम संख्या का, दूसरा जो कॉलम होता है विषय वस्तु का यानी कि विवरण का होता है, तीसरा कॉलम होता है यानी कि अनुमानित राशि, और चौथा कॉलम है धरोहर राशि, पांचवा कॉलम होता है निविदा प्रपत्र शुल्क का, और छठा कॉलम होता है आपूर्ति समय का। तो इस प्रकार से जैसे हम विषय वस्तु का विवरण डालते हैं, उसी के नीचे हमको एक यानी कि 6 कॉलम की एक सारणी बनानी होती है। और ये कॉलम में ये भी फिक्स है, ये सारणी में ये जो नाम डले हुए ये फिक्स होते हैं कि सबसे पहले यानी कि क्या आएगी, क्रम संख्या आएगी, दूसरे नंबर पर फिर विषय वस्तु का विवरण देना होता है, तीसरे नंबर पर अनुमानित राशि लिखनी होती है उसकी, चौथे नंबर पर धरोहर राशि लिखनी होती है, पाँचवें नंबर पर निविदा प्रपत्र शुल्क लिखना होता है, और फिर अंत में आपूर्ति समय होता है। अब देखो इसमें एक एक के बारे में देखें कि क्रम संख्या में तो हम डाल देंगे, जैसे 1 है, क्रम संख्या 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, इस प्रकार से हम डाल देंगे। अब जैसे किसी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हम सूचना यानी कि भेज रहे हैं, तो यहाँ विषय वस्तु में हम ये डाल देंगे यानी कि ग्लूकोज कितनी है, या सिरिंज कितनी है, या फिर बेड या पलंग वगैरह कितनी है। तो इनसे संबंधित यानी कि स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सालय में जो भी यानी कि वस्तुएं काम में ली जाती है, जिनकी हमको आवश्यकता है, जिनको हमको तैयार करवाना है, उस विषय को हम यानी कि इस विषय वस्तु विवरण के अंतर्गत डाल देते हैं। अब उसके बाद में फिर ये अनुमानित राशि होती है। अनुमानित राशि ये होती है कि इन वस्तुओं को तैयार करने में लगभग यानी कि कितनी राशि खर्च होगी, उस राशि को भी हमको यानी कि इसमें दर्शाना होता है। फिर तीसरे कॉलम में धरोहर राशि होती है कि जिससे जो टेंडर लेने वाला होता है, जो अधिकारी होता है, उसको यानी कि इस विभाग के अंतर्गत, जिस विभाग के द्वारा ये सूचना यानी कि प्रेषित की जा रही है, उस विभाग के अंतर्गत कुछ धरोहर राशि यानी कि जमा करवानी होती है। उसके बाद में फिर निविदा प्रपत्र शुल्क होता है, यानी कि जो निविदा प्रपत्र, जो टेंडर का जो फॉर्म भरा जाता है, वो यानी कि वो कितने पैसों को भरा जाता है, यानी कि 500 रुपये में भरा जाता है, 600 में भरा जाता है, उसे हम यानी कि निविदा प्रपत्र शुल्क कहते हैं। फिर अंत में छठा कॉलम होता है आपूर्ति समय, कि जो यानी कि वस्तु तैयार करवाई जा रही है उसका समय दे दिया जाता है, जैसे 5 महीने में, 6 महीने में, या 8 महीने में, 12 महीने में। तो वो आपूर्ति समय यानी कि कितने समय में वो यानी कि वस्तु तैयार करके और उस विभाग के अंतर्गत, उस कार्यालय के अंतर्गत जमा करवानी होती है। फिर देखिए इसके बाद में कुछ शर्तें होती है, जो यानी कि सब में एक जैसी शर्त है, ये फिक्स है सब में। जो भी हम निविदा प्रपत्र तैयार करते हैं उनमें हमको सब में ये शर्तें लिखनी होती है। इन शर्तों के अंतर्गत हमको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता, ये सारी लाइनें हमें एज इट इज जो कि तो लिखनी होती है। तो देखिए शर्तों के अंतर्गत पहली लाइन हमको क्या लिखनी होती है, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन होता है, यानी कि जो पत्र लिखने वाला होता है, जो दाईं ओर अपने यानी कि नीचे अपने यानी कि हस्ताक्षर करता है और बाद में अपना नाम और पद लिखता है, तो उसे अधो हस्ताक्षर कहा जाता है।
दूसरी शर्त क्या लिखनी होती है कि आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी आने पर निविदा दाता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तीसरी शर्त हमको क्या लिखनी होती है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र संबंधित विभाग होगा। तो इस प्रकार से ये 3 शर्तें, प्रत्येक जो सारणी बनाई जाती है उसके नीचे एक प्रत्येक यानी 3 शर्तें यानी कि सब में हमको दर्शानी होती। तो ये तीनों शर्तें यानी कि हमको हर प्रत्येक निविदा जो भी हम सूचना लिखेंगे, पत्र तैयार करेंगे, उसमें ये तीनों लाइनें हमको फिक्स यानी कि उतारनी होती हैं। नीचे है ये है अधो हस्ताक्षर करता, ये इसी को यहाँ पर अधो हस्ताक्षर करता, तो यहाँ हस्ताक्षर करेगा और अपना नाम और पद लिखेगा। तो इस प्रकार से हमने इस निविदा प्रपत्र का यानी कि ये प्रोफार्मा देखा कि किस प्रकार से हमको जमाना होता है। सबसे पहले यानी कि राजस्थान सरकार डाल देंगे, फिर उसके बाद में यानी कि यहाँ कार्यालय का नाम व पता डाल देंगे। दूसरे लाइन पर, दूसरे नंबर पर दिनांक लिखना होता है। तीसरे नंबर पर पत्रांक संख्या जमानी होती है। फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है कि निविदा सूचना है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है। इस प्रकार से हमको डालना होता है, स्पष्ट और अंडरलाइन कर देनी होती है। उसके बाद में लगभग 3 या 4 लाइनों में उस विषय वस्तु का यानी कि पूरा विवरण इसमें लिख दिया जाता है, जैसा कि हम आगे के जो प्रश्न है उसमें हम जिस प्रकार से उसको देखेंगे। उसके बाद में फिर विषय वस्तु विवरण के बाद में हमको फिर इसके नीचे एक सारणी बनानी होती है, जिसमें लगभग यानी कि 6 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम क्रम संख्या का आता है, दूसरा कॉलम विषय वस्तु का आएगा, तीसरा कॉलम अनुमानित राशि का, चौथा धरोहर राशि का, 5वां निविदा प्रपत्र शुल्क और छठा है यानी कि आपूर्ति समय। तो अब यहाँ विषय वस्तु में यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं तैयार करवानी है, तो हाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर यहाँ पर डाल देंगे। उन्हीं के सामने यहाँ पर अनुमानित राशि डाल देंगे। फिर अगले इन्हीं के सामने धरोहर राशि डाल दी जाती है, और इन्हीं के सामने प्रपत्र शुल्क कितना है, आपूर्ति समय कितना लगता है। तो इस प्रकार से फिर ये 3 शर्तें हैं। तीनों शर्तें नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ये तीनों शर्तें यानी कि प्रत्येक निविदा सूचना के नीचे हमको यानी कि लिखनी होती है। एज इट इज़ ये लाइनें यानी कि प्रत्येक निविदा सूचना के नीचे हमको लिखनी होती है। और अंत में यानी कि अधो हस्ताक्षरकर्ता और पद, यानी कि लिखने वाला अपने हस्ताक्षर कर देता है, नाम लिख देता है और अपना पद डाल देता है। तो इस प्रकार से यानी कि हमको निविदा यानी कि सूचना या निविदा प्रारूप का जो पत्र हमको तैयार करना होता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से यानी कि परीक्षा के अंतर्गत निविदा से संबंधित प्रश्न आता है और हमको यानी कि किस प्रकार से निविदा पत्र लिखना होता है। तो देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, देखिए चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से दवाइयों की खरीद हेतु एक निविदा प्रारूप बनाइए। तो इस प्रकार से स्पष्ट दिया होगा उस प्रश्न में कि हमको अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, कि निविदा लिखनी है, कि या ज्ञापन लिखना है, कि यह विज्ञप्ति लिखनी है। तो उस फॉर्म के अनुसार, उस डायग्राम के अनुसार हमको इसको जमाना होता है। तो सबसे पहले वही राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर उसके बाद में विभाग का यानी कि नाम और उसका यानी कि पूरा पता आएगा, फिर यानी कि दिनांक लिखनी होती है और फिर पत्रांक संख्या लिखनी है। तो इसी प्रश्न के अंतर्गत यानी कि विभाग कौन सा है, चिकित्सा विभाग है, और पता दे रखा है राजस्थान जयपुर, और विषय वस्तु का विवरण दे रहा है कि किसके बारे में, दवाइयों की खरीद हेतु। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार लिख दिया, फिर उसके बाद में विभाग का नाम चिकित्सा विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग और जयपुर। फिर हमने डाल दिया दिनांक, जैसे आज के दिनांक डाल देंगे और पत्रांक संख्या डाल देंगे। उसके बाद में फिर हमको यानी कि यहाँ लिखना होता है निविदा सूचना, निविदा है तो निविदा, विज्ञप्ति तो विज्ञप्ति लिखनी होती है। अब उसके बाद में फिर विषय वस्तु का विवरण लिखना होता है, जिस प्रकार से डायग्राम में हमने देखा। देखिए, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। फिर से देखिए, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से
निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक डाल देंगे यहाँ कि भाई कौन सी दिनांक को और कितने बजे, दोपहर है यानी कि 3 बजे 4 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे तथा शाम को यानी कि 4 या 5 बजे उपस्थित सभी निविदा दाताओं के सामने यानी कि खोली जाएगी। तो देखिए इसमें यानी कि क्या दे रखा है कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से, यानी कि जो दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो यानी कि पंजीकृत कंपनियां हैं, उनसे यानी कि सूचनाएं उन तक सूचनाएं भेजी जाती हैं। तो उन कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो फॉर्म लेना होता है उस दवा कंपनी को, यानी कि उस कार्यालय में जाएगी कंपनी और वहाँ से निर्धारित रुपए पैसे जमा कर शुल्क जमा करा करके उस फॉर्म को यानी कि प्राप्त कर लेगी। फिर आगे निविदा यानी कि निविदाएं दिनांक यानी कि दिनांक डाल देंगे, उसमें डाल दी जाती है और कितने बजे यानी कि प्राप्त की जाएंगे। और उनको फिर सभी जो निविदा टेंडर लेने वाले होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनको सबको टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे सब के सब आ जाना और तुम्हारे सामने यानी कि वो टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद में विषय वस्तु के बाद में फिर हमको विवरण यानी कि वो सारणी बनानी होती है। जैसे हमने पीछे यानी कि डायग्राम के अंतर्गत पीछे देखा, सबसे पहले वही यानी कि क्रम संख्या, फिर हमको विषय वस्तु का विवरण जमाना होता है, फिर अनुमानित राशि लिखनी होती है, फिर धरोहर राशि लिखनी होती है, फिर निर्धारित प्रपत्र शुल्क बना और अंत में कॉलम बनता है आपूर्ति समय का। अब यहाँ यानी कि दवाइयों की खरीद से संबंधित है तो क्रम संख्या 1 डाल दिया और विषय वस्तु हो गई यानी कि ग्लूकोज है। दूसरे नंबर पर क्रम डाल दिया तो सिरिंज तैयार करवानी है। तीसरे नंबर पर जैसे बैंडेज तैयार करवानी थी, यहाँ हमने विषय वस्तु के अंतर्गत डाल दिया हमको क्या क्या तैयार करवानी है। फिर इन्हीं के सामने अनुमानित राशि कि इनमें लगभग कितना खर्चा आएगा, यानी कि 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है। उसी प्रकार से यानी कि धरोहर राशि के अंतर्गत यानी कि इसमें कितनी राशि आपको जमा करानी होगी। ग्लूकोज के लिए 50,000 जमा करवानी होगी, सिरिंज के लिए 25,000 जमा करानी होगी, बैंडेज के लिए 12,000 जमा करानी होगी। तो ये धरोहर राशि यानी कि उस सरकारी कार्यालय या उस गैर सरकारी विभाग में जमा करानी होती है ठेकेदारों के द्वारा, यानी टेंडर लेने वालों के द्वारा। फिर उसके बाद में देखो निविदा प्रपत्र शुल्क दे रखा है कि कितने 100 रुपये है, 200 रुपये में जमा करवाने होंगे, 500 रुपये जमा करवाने होते हैं। और अंत में दे रखा है आपूर्ति समय कि भाई कितने समय में ये यानी कि ग्लूकोज तैयार करके और चिकित्सालय में भिजवाने हैं, सिरिंज यानी कि कितने समय में भिजवानी है और बैंडेज कितने समय में भिजवानी है। तो ये आपूर्ति समय हो जाता है। फिर उसके बाद में यानी कि अगला जो बिंदु आता है वो शर्तें आते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले डायग्राम में देखा कि जो 3 लाइनें शर्तें की 3 लाइनें वो हमको एज इट इज उतारनी होती है। तो फिर से देख लीजिए, पहली शर्त है कि निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। दूसरी शर्त है आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी आने पर निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तीसरी शर्त क्या लिखनी होती है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र संबंधित विभाग होगा। और अंत में यानी कि वो क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर कर देगा, जिसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। तो यहाँ जो सूचना लिखने वाला है विभाग का जो कर्मचारी है वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, नीचे यानी कि नाम डाल देगा और फिर अपना क्या डालेगा, पद डालेगा। इस प्रकार से ये निविदा प्रपत्र हमको लिखना होता है। तो आज के लिए यानी कि इतना ही। फिर कल की क्लास में हम और 2-3 प्रश्नों का यानी कि निविदा पत्र से संबंधित प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।